लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत कर दी है, जिसमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, उसके बाद आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से संबंधित कई विषयों पर एमसीक्यूज़ देखे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद भी देख लिया हमने, और आज हम लोग प्रगतिवाद देखेंगे, प्रयोगवाद देखेंगे और नई कविता देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है प्रगतिवाद से कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिन काव्यधारा में देखने को मिलती है वह धारा क्या कहलाती है? तो प्रगति काव्यधारा, प्रगतिवादी। सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि है। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्सवाद का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है वर्ग चेतना प्रधान। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक ओर पूंजी और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में E.M. फॉर्स्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिनमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर शामिल थे। 1936 में सज्जाद ज़हीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्य धारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। प्रगतिवाद का आधार है, तो प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की? तो मुंशी प्रेमचंद ने। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। आगे है लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। अगला भी आपका अलग क्वेश्चन है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्कराज आनंद व सज्जाद ज़हीर के प्रयत्न से। प्रगतिवादी के जन्म में किसका योगदान है? तो सभी का। पहला योगदान छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो रूपवाद, और ये तीनों आपके मान्य हैं, यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद।
प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद तथा समाजवाद शामिल हैं। प्रगतिवाद के संबंध के रूप संबंधी मत में चंद्रबली सिंह का मत है कि विचारधारा पर सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफ़ी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है तो कौन सी है? तो वो है धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। तो ये प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। और अन्य हैं जैसे सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोकमंगल की कामना। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और ईश्वर के प्रति अनास्था, है ना। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं ये। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार के तरौनी नामक गांव में हुआ। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन का जन्म जो है 5 नवंबर 1988 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में, जन्म आपका हुआ था मधुबनी बिहार में और मृत्यु इनकी हुई थी ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में, ठीक है, 1998 में। अन्य महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में, नागार्जुन ने 1935 में दीपक जो मासिक अर्थात मंथली और 1942 से 43 तक विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का क्या किया है? संपादन कार्य किया है। तो नागार्जुन ने दीपक का और विश्व बंधु पत्रिका का क्या किया है? संपादन कार्य किया है। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया है। तो हिंदी में जो कविताएं लिखी गई उन्होंने उसमें उपनाम नागार्जुन का प्रयोग किया और जो मैथिली भाषा में लिखी वहाँ वो यात्री के नाम से जाने जाते हैं। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्न गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर खंड काव्य है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है बलछनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभी, पाक, उग्रतारा, जन्मिया का बाबा और वरुण के बेटे। नागार्जुन का असली नाम क्या है? तो जान चुके हैं आप, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवादी। 19वां प्रश्न, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? नागार्जुन की निम्न रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो वो है पत्रहीन नग्न गाछ। तो ये खड़ी बोली नहीं बल्कि ये मैथिली में लिखी गई है। और भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली ये खड़ी बोली में लिखी गई है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? तो वो है नागार्जुन। नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों, छात्रों के हित की बातों को बड़े
ज़ोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा अर्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा का कवि मानते हैं। कबीर की परंपरा कवि कौन है? तो नागार्जुन है। किनके माध्यम से कही गई बात ये? डॉक्टर नामवर सिंह। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो ये पहला ही है। प्रगतिवादी जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। तो ये गलत है कि ये जो गुण है ये छायावादी गुण है, प्रगतिवादी गुण नहीं है। तो प्रगतिवादी गुण है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवादी की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवादी सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवादी की नहीं है? तो वह है कल्पना प्रवणता, क्योंकि कल्पना प्रवणता जो है छायावाद की विशेषता है। और जो अन्य विशेषताएं हैं जैसे शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य, ये सब प्रगतिवादी विशेषताएं हैं। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता इतनी अधिक है जो अभ्यंतर प्रभाव साम्य को प्रकट करने की सक्षम योजना अधिक है। छायावादी कविता की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। कौन सी? प्रवणता, कल्पना प्रवणता, जिसकी ओर सबसे पहले बलपूर्वक शुक्ल जी ने संकेत किया था। शेष विशेषताएं प्रगतिवादी हैं। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? तो रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही हैं जिन्होंने आलोचक के रूप में स्थापित किया है खुद को, जो साहित्य, भाषा और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं बल्कि समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय क्या है? प्रेमचंद और उनका युग, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रगति और परंपरा, भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज, निराला की साहित्यिक साधना। तो ये जो है रामविलास शर्मा की जो है समीक्षक हैं, अर्थात समझिए एक तरह से आलोचनाएं भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। प्रगतिवादी कवि कौन हैं? तो प्रगतिवादी कवि आपके हैं जयशंकर प्रसाद हैं? नहीं, ये तो छायावादी हैं। मुक्तिबोध क्या हैं? ये हैं आपके प्रगतिवादी। ठीक है, तो 24वां का हो गया। तो सही उत्तर होगा आपका केदारनाथ अग्रवाल, और पीछे जो मैंने कहा वो भी होगा। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा। आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जन साधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे। फूल नहीं रंग बोलते हैं किनकी रचना है ये? तो केदारनाथ अग्रवाल की। जमुन जल तुम ये किनकी रचना है? तो ये भी केदार जी की है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो ये आपकी जो है सी और डी जो है ये रचनाएं नहीं हैं। युग की गंगा और नींद के बादल जो है केदार जी की रचनाएं हैं। आग का झरना नहीं है, आग का आईना है, और युगधारा है। तो युगधारा है नागार्जुन जी की। युग की गंगा तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं, जबकि युगधारा नागार्जुन जी की है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना है। आगे, अबे सुन वे गुलाब, भूल मत गए गर पाई, खुशबू रंगो आब। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई, खुशबू रंगे आप। क्योंकि ये पंक्तियाँ जो हैं किस बात से संबंधित है? तो प्रगतिवादी कविता से संबंधित है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई हैं। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचनाएं हैं, आपका दिखाई नहीं दे रहा मुझे, नए पत्ते, बेला और अर्चना। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, इसमें बताना आपको, दगे जी नहीं हैं। वहीं नागार्जुन जी, दिनकर जी और मुक्तिबोध ये आपके जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं। दिनकर जी जो हैं वो आपके
प्रगतिवादी नहीं बल्कि प्रयोगवादी और नई कविता के साहित्य जगत में प्रतिष्ठित रखने वाले कवि हैं। निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो ये तो सबको पता है आपको, अंधेरे में, ठीक है ना, अंधेरे में ये आपका मुक्तिबोध की रचना है। वही राम की शक्ति पूजा जो है ये निराला जी की है, भी ये बहुत लंबी कविता है। असाध्य वीणा भी लंबी कविता है। अंधेरे में कविता के रचयिता हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध। इनके अन्य काव्य संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतर्दर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तथा असाध्य बिना अज्ञे जी की लंबी कविता है। तो ये जो दोनों हैं, राम की शक्ति पूजा जो निराला जी की है और अंधेरे में जो गजानंद माधव मुक्तिबोध की है, और असाध्य बिना जो अज्ञे जी की है, बहुत लंबी कविताओं में आता है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानंद माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर एमपी के एक कस्बे में हुआ। यह अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में काम कर चुके हैं। अंधेरे में कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई गई थी। चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। आगे है भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन जी हैं, ठीक है। भूल गलती कविता कवि कौन है? नागार्जुन। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो मुक्तिबोध ने लिखी है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इस पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित, परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास संस्कृति एमपी शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो वो है अंधेरे में। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो वो है आपके जन्मदिन की धूप में। और अन्य कविताएं हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुँह टेढ़ा में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस पता नहीं, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है का प्रकाशन 1964 में हुआ, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, ठीक है ना। केदारनाथ सिंह की रचना है ये जन्मदिन की धूप में, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित हुई थी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो वो है भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया। एमपी शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई। इस पुस्तक पर एमपी न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। त्रिलोचन शास्त्री कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में लिखी गई हैं? तो वो हैं अवधी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, उसमें है। त्रिलोचन का साहित्य सफ़र पत्रकारिता शुरू हुआ और आगे चलकर हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। यही से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है।
जिसमें 2700 बरवय एक साथ है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है तो वो है त्रिधारा। त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की है और अन्य रचनाएं आपकी दिनकर की हैं। तो कौन कौन सी हैं? हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ठीक है ना। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है बल्कि सुभद्रा जी की रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं अन्य रचनाएं हैं बिखरे मोती, जन्म उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा जी की देश राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया। भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। वहीं दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय और हारे का हरिनाम। ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं थीं। रेणुका दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है। क्या है? रेणुका प्रथम काव्य संग्रह। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। कथा का 5 अंकों में विभाजन है। कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उर्वशी की। हारे को हरिनाम इनकी रचना है। एक इनका काव्य ग्रंथ है तो है रामधारी सिंह दिनकर जी की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो वो है कुरुक्षेत्र को। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है। 2 राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जो है इनकी रचना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं और ये जनतंत्र का नाम शीर्षक से ली गई है। ठीक है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? तो वो है कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे। उनका पहला काव्य संग्रह है कुमकुम जो 1936 में प्रकाशित हुई। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम, प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। अन्य उनकी रचनाएं हैं रश्मि रेखा, अपलक, वासी। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्र के प्रधान संपादक बने रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने किया है। किन्होंने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। आगे है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो शंभुनाथ सिंह हैं। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। तो नवगीत दशक के संपादक कौन है? शंभुनाथ सिंह हैं। अब हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है प्रगतिवादी कविता, प्रगतिवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के बाद नई कविता है प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधना है। यह कथन किस बात से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। आगे जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे ना ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है
जितना हमें कवितावादी कहना। आगे का पूरा नाम आप जान चुके हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व क्या है? तो नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण उनका क्या है? मुख्य तत्व है, या मुख्य तथ्य भी समझिए। सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से विभिन्न चेतना ग्रहण करनी आरंभ कर दी। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ हो, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराशा, कुंठा और समष्टि का संघर्ष है। व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग पर्याप्त राजनीति सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई थी। जब प्रकाशन योजना सामने आई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के भूमिका में आगे ने स्पष्ट किया कि उनके संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण ही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही है, राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। तो ये आगे ने जो कहा है अपने कवियों के लिए, उनके मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी अलग अलग राय है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म, राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के छंद और तुक के, कवि के दायित्व के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कविकृतियों और आशा विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अर्थात कि अज्ञेय जी के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। इसने अस्तित्ववाद ने, ठीक है, क्योंकि मार्क्सवाद और प्रगतिवादी जो बातें हैं, ये प्रगतिवादी कविताओं की बातें हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद, छायावाद तो अलग ही हो गया। तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था और वहीं पर आपका प्रगतिवाद पर जो है वो मार्क्सवाद का प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब सन 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर आगे का एकाधिकार था। आगे ने प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है बताना है आपको। तो स्वतंत्रतावाद का जो है तो संबंध प्रयोगवाद से नहीं है और मनोविश्लेषणवाद है, प्रगतिवाद है, कलावाद है। किसका संबंध? प्रयोगवाद से। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य कौन सा है? तो ये तो पहला सत्य है कि प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधक माना जाता है। तो ये तो सही है आपका दोनों। तो गलत क्या है? प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी सही है। अब जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। सही बात है कि नई कविता अलग है और प्रयोगवाद अलग है। नई कविता प्रयोग विकसित नहीं है, ये गलत है, क्योंकि नई कविता का जन्म ही प्रयोगवाद से हुआ। नई कविता नामक आज़ादी के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती अर्थात प्रगतिवादी और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? तो वो है प्रतीक जो है प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। प्रतीक से याद करेंगे। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचनाएं विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाले आगे ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा कि किसी एक स्कूल के नहीं हैं बल्कि किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं। सभी राहों के राही क्या हैं? सभी राही है,
राही नहीं, राहों के अन्वेषी। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तो वो है अज्ञे जी। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 का प्रकाशन हुआ। आगे चलकर अज्ञे ने क्रमशः दूसरा सप्तक जो है 8 साल के बाद 1951 प्रकाशित किया, और तीसरा सप्तक भी जो है उन्होंने जो है 8 सालों के बाद यानी 1959 में संपादित किया। तो ये 8 साल का फ़र्क है, देख लीजिए आप, 1943, 1951 और 1959। ठीक है। इन तीनों सप्तकों में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। ठीक है ना, 7 कवियों की रचनाएं तीनों सप्तक में अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सप्तक जो प्रसिद्ध हुआ वो है 1943। ठीक है, 1943 जरूर याद करें, क्योंकि पहला ये सप्तक यहाँ प्रकाशित हुआ है, और इसके आधार पर आप दोनों सप्तकों की तिथि को याद कर पाएंगे। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो 1943 में। ठीक है ना। अगला है, तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1943 में। तो सेम क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 13 है, तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक यानी आपका 16 साल के बाद, 43 में 16 जोड़ दें तो 1959। ठीक है ना। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र शुक्ल ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। किसे? आपको प्रयोगवाद को। अज्ञे ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक 1943 के कवि याद करने का सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। ठीक है, अमुने गिरा प्रभा। तो पहले तार सप्तक कवि हैं अमुने गिरा प्रभा, अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमी चंद्र जैन, गी से गिरिजा कुमार माथुर, और रा से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे, और भा से जो है भारत भूषण अग्रवाल। अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा, अज्ञे, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, और गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा गिरा हो गया, प्रभा हो गया, प्रभाकर माचवे, और भारत भूषण अग्रवाल। तो ये याद करने का तरीका है, जैसे भी याद करना है हमें। दूसरे सप्तक के कवि की बात करें तो 1951 की में प्रकाशित हुई दूसरा सप्तक। इसे कवि का याद करना सूत्र है शहभर शनद। शहभर शनद, शनद है, ध है, घ नहीं है। तो श से शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, भ से र से रघुवीर सहाय, श से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता, ध से धर्मवीर भारती। दूसरे सप्तक के कवि हुए 1951 के। 1959 के कवि कौन कौन है तार सप्तक के? तो वो हैं केकुकी विप्रसम, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन। चौथा सप्तक भी प्रकाशित हुआ है 1979 में। इसको कवि कौन कौन है? श्री अरासुरा स्वन, श्री राम, अवधेश, राजकुमार, कुंभर, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य। आगे कौन से वाद्य कवि हैं? तो जान चुके हैं आप, प्रयोगवाद। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो अज्ञे ने कहा है। निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ठीक है, तो तार सप्तक कवि इसमें कौन नहीं है? तो सारे हैं। ठीक है, इसमें सारे हैं तार, यहाँ कोई इसका नहीं जो नहीं हो। पहले सप्तक की बात यहाँ हो रही। तो शमशेर बहादुर सिंह है ही, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? पहले सप्तक की बात हो रही है। ठीक है, पहला सप्तक की। तो शमशेर शामिल नहीं है, अज्ञे, मुक्तिबोध और नेमी चंद्र जैन है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं है और अन्य है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक कवि नहीं है? तो धर्मवीर भारती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक कवि शामिल नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र कविताएं किस सप्तक में है? तो दूसरा सप्तक में। तो याद करना होगा आपको तीनों सप्तक और उनके कवियों का नाम, वरना ये तो बड़ा मुश्किल है भाई।
तो निम्नलिखित कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो मुक्तिबोध के पहले सप्तक में शामिल है ना। निम्नलिखित में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो कुंवर नारायण। इनमें से कौन दूसरा सप्तक में संकलित कवि है? तो रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26वां प्रश्न है आपका। तो 26वां प्रश्न है, सन 1951 प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो शकुंतला माथुर। ठीक है ना। कवित्री जो है 1951 में जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ उसमें कौन महिला कवित्री थी? तो शकुंतला माथुर थी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक का संकलित कवि हैं? तो वो हैं तीसरे सप्तक के। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? तो वो है सुमन राजे। चौथा में है सुमन राजे और दूसरा में है आपकी शकुंतला माथुर। याद करें, दूसरा सप्तक में शकुंतला माथुर और चौथे में कवित्री है महिला कवित्री सुमन राजे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो वो है रघुवीर सहाय। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो प्रयोगवाद से है। बसंती हवा कविता का रचयिता कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय है। यह अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। ठीक है ना। तो रघुवीर सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं कविता संग्रह पहले, सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। कहानी संग्रह है इधर रास्ते इधर से हैं जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह है दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने के कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर। अनुवाद उनका है बरन मवन। ठीक है। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद है ये। कौन सा? बरन मवन। 3 हंगारी नाटक इत्यादि। कुमाऊँ नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो वो हैं आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुमाऊँ नदी कविता शीर्षक जो है वो कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का फूल, सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द। 1983 में दयाल सक्सेना को कविता संग्रह कोटियों पर नंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी से पुरस्कार सम्मानित किया गया। उड़े हुए रंग इनका क्या है? उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीह नाम से इन्होंने 2 लघु कथाएँ लिखी हैं। अंधेरा पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियाँ संकलित हैं। क्या नाम है? अंधेरे पर अंधेरा। ठीक है ना। आगे है बकरी नामक इनका नाटक और काफ़ी लोकप्रिय। किनका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो है बकरी नामक नाटक है। जब याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। बाल उपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ हैं भौं भौं खौं खौं, लाख की नाक, बथुता का जूता और महंगू की टाई। ये महत्वपूर्ण है। बाल उपयोगी यानी बालकों के लिए साहित्य। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हो चुका है। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया है। कुमाऊँ नदी किनकी रचना है? तो सर्वेश्वर जी की रचना है। ये तो सेम हो गया आपका रिपीट। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं? तो एक सुनी नाव और जंगल का दर्द। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। नकेनवाद, क्योंकि छायावाद अलग है, प्रगतिवाद अलग है, प्रयोगवाद अलग है। तो नकेनवाद जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। प्रयोगवाद के भीतर ही प्रपद्यवाद और नकेनवाद भी पनपा, लेकिन प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गई। कौन? नकेनवाद। ठीक है ना। नकेनवाद जो है प्रयोगवाद की छोटी शाखा है। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। कहाँ पर? बिहार में। नकेन में 3 कवियों की बात है। न से नलिन विमोचन शर्मा, के से केसरी कुमार और आपके न से है नरेश मेहता। तो नलिन, केसरी और नरेश याद कर ले। न से नलिन, के से केसरी और न से नरेश। ठीक है। नकेनवादी 3 कवियों प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया ना। नकेनवादी तीनों कवियों ने क्या किया है? किसमें प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। कौन? नकेन कवि। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी कौन कौन है? देख लीजिए, वही आ गया क्वेश्चन। नलिन विमोचन वर्मा, न से के से केसरी कुमार और न से नरेश मेहता।
इनमें से कौन सा कवि नकेलवाद जुड़ा है? तो वो है आपके ए और सी, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है ना। तो केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल तो है ही नकेलवाद से में नहीं है। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो वो है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, क्योंकि नकेल तो है ही। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो वह है प्रयोगवाद। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। पहला है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता या व्यक्तिकता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी और संशयात्मक स्वर, आस्था और भविष्य के प्रति विश्वास, आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। तो अब ये लास्ट हो गया आपका। चलिए, नई कविता लास्ट है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम लोग आगे आधुनिक काल से आगे बढ़ेंगे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो जो आपके प्रयोगवादी कविता प्रवर्तक थे अज्ञे जी। नई कविता भारतीय आंदोलन के बाद लिखी गई उन कविताओं को नई कविता कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधक की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्य, नए शिल्प विधान का विवेचन किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता का प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो ये पहला वाला है अनुभूति की गहरी सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। ये नई कविता का प्रमुख लक्षण है। नई कविता के दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो 1954 में। सन 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, जो प्रयागराज कहलाता है, वहाँ हुआ था। ठीक है ना। 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन, 1954 याद कर लें। 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, यह तो मैं बता चुका हूँ अभी आपको। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या है? तो सभी हैं। क्या क्या हैं? बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। ये तो आपकी प्रयोगवादी कविता में भी दिखाई देती है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, तथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया है। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जगदीश गुप्त का और रामस्वरूप चतुर्वेदी का। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो लघु मानव की धारणा जो है नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। लघु मानव का अर्थ क्या है? वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास, मानसिक आँच को दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता के प्रवृत्ति की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं सकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। तो राजेंद्र यादव ने कहा है कि नई कविता परंपरा का क्या है? तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। तो हम लोगों ने छायावाद भी खत्म कर लिया, प्रयोगवाद भी खत्म कर लिया, प्रगतिवाद भी खत्म कर लिया और नई कविता भी समाप्त कर ली।